नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। मंदिर स्तंभ और बेशकीमती पत्थर, जाने राम मंदिर खुदाई के दौरान और क्या मिला। पाकिस्तान लौट रहे हैं नवाज शरीफ, जिन्हें भारत के इस पीएम ने कहा था ये शर्त पूरी करो और ले जाओ कश्मीर। हरियाणा अपने दम पर जीतने में सक्षम है, सभी 10 सीटों पर लड़ेगी पार्टी, इस दिग्गज कांग्रेस नेता के बयान से हड़कंप। आज इन राज्य में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी ये चेतावनी। इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक आज, संजय राउत बोले टीएमसी को छोड़कर सभी मीटिंग में आएंगे, बीजेपी नहीं चाहती है अभिषेक बनर्जी शामिल हो। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि अगले साल से श्रद्धालु दर्शन भी कर सकेंगे। इन सबके बीच श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने एक तस्वीर साझा कर बताया है कि खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में मूर्ति और स्तंभ मिले हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य आखिरी चरण पर है। निर्माण स्थल पर खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के कुछ अवशेष मिले हैं, जिसमें कई मूर्तियां और स्तंभ हैं। ये मंदिर कब का है, किस राजवंश से संबंध था, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि अवशेष गुज्जर प्रतिहार राजवंश की तरफ से इशारा कर रहा है, इन्हें सहेज कर रखने की जरूरत है। राम मंदिर निर्माण के बारे में ट्रस्ट का कहना है कि तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के बारे में ट्रस्ट का कहना है कि तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर निर्माण में अत्यंत सावधानी बरती जा रही है। हमारी कोशिश है कि भव्य मंदिर के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा हो सके। मंदिर में कुल 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें से प्रत्येक का वजन 2 टन है। इसके अलावा आधार के निर्माण के लिए मिराजपुर से 4 लाख घन फीट गुलाबी पत्थरों का उपयोग किया गया था और शिखर को तारासेन के लिए राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से 1 लाख घन फीट नक्काशीदार संगमरमर का उपयोग किया जा रहा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर वास्तुकला की नगर शैली के आधार पर बनाया जा रहा है। मंदिर वास्तुकला की नगर शैली उत्तरी भारत में पाई जाती है। इसमें मंदिर का निर्माण आमतौर पर एक ऊंचे मंच पर किया जाता है, जिसे जगती कहते हैं। कुछ यूजर ने लिखा कि ओवैसी साहब देख लीजिए एक बार, नजरिया बदले। तो एक ने लिखा कि जिन मूर्तियों को दिखा रहे हैं वो बौद्ध परंपरा की है। बुद्ध के मंदिरों में मूर्तियां ऐसी ही होती हैं। विवाद खड़ा हो जाएगा, इन्हें मत दिखाओ। किसी ने लिखा कि पहले भी प्रमाणित था, अब ये और प्रमाण मिले हैं। अयोध्या में राम मंदिर था और रहेगा, ये तो राम भूमि ही रहेगा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की वतन वापसी अगले महीने होगी। ऐसे में आज आपको बताने जा रहे हैं कि भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री का सच्चा किस्सा, जिसने शरीफ को कश्मीर पर चुनौती देते हुए ऐसी शर्त रखी थी कि वो हक्का बक्का रह गए थे। कश्मीर भारत का ही अंग है। ये बात कई बार हार का मुंह देखने के बावजूद भी पाकिस्तानी को समझ नहीं आता। वहां किसी भी पार्टी की सरकार हो और कोई भी प्रधानमंत्री हो, बिना कश्मीर का राग गाए उसके हलक से पानी नहीं उतरता। ये बात पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की, जिनकी वतन वापसी हो रही है, उनका भी कश्मीर राग अलापने से जुड़ा एक किस्सा अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में कम लोगों को ही जानकारी होगी। उत्तर प्रदेश के बलिया में जन्मे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को उनके गृह जनपद में लोग प्यार से बाबू साहब कहकर बुलाते थे। हालांकि अपने प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल के दौरान उनकी छवि एक युवा तुर्क के रूप में थी। यूपी के माटी से इस लाल ने कभी नवाज शरीफ को ऐसी चुनौती दी थी कि उनके होश उड़ गए थे। दरअसल ये वाक्य है साल 1991 का, जब चंद्रशेखर की मुलाकात तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम नवाज
शरीफ से हुई। वहां बातचीत के हल्के फुल्के दौर के बीच शरीफ ने चंद्रशेखर से कश्मीर मांग लिया तो चंद्रशेखर ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए उनके सामने एक शर्त रखी, जिसे सुनकर शरीफ के होश उड़ गए। संतोष भारती ने अपनी किताब वीपी सिंह चंद्रशेखर सोनिया गांधी और इस वाक्य को काफी विस्तार से बताते हुए लिखा कि चंद्रशेखर और शरीफ कॉमनवेल्थ देश के सम्मेलन में शामिल होने गए थे। चंद्रशेखर अपना भाषण पूरा करने के बाद मंच से उतर रहे थे, तभी उनकी निगाहें पाकिस्तानी वजीर आलम नवाज शरीफ पर पड़ी। चंद्रशेखर उनसे मिले, औपचारिकता निभाते हुए दो चार बातें की। इस बीच लाइट मोड में चंद्रशेखर ने शरीफ से कहा कि आप बहुत बदमाशियां करते हैं। शरीफ ने कहा, बदमाशी की वजह को दूर कर दीजिए। ये सुनकर चंद्रशेखर ने जवाब में पूछा, बताइए क्या वजह है। तब शरीफ बोले, हमें कश्मीर दे दीजिए, सारी बदमाशी खत्म हो जाएगी। युवा तुर्क और तेज तर्राक नेता चंद्रशेखर, जो अपनी हाजिर जवाब को लेकर भी मशहूर थे, फौरन बोले, ठीक है, आप ले लीजिए कश्मीर। शरीफ मुस्कुराए और बोले, चलिए बात हो जाए। तब फौरन एक बंद कमरे में मीटिंग हुई। तब चंद्रशेखर ने अपनी एक शर्त बताई और कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को कश्मीर दे देगा, बस उसकी एक शर्त स्वीकार लीजिए। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर को पाने के लिए सब कुछ करने के लिए राजी है। उन्होंने कहा, बताइए क्या शर्त होगी। किताब में आगे लिखा है कि तब चंद्रशेखर ने ये बात कहा कि आपको भारत के 15 करोड़ मुसलमान भी अपने साथ ले जाने होंगे। ये शर्त सुनते ही शरीफ के चेहरे का रंग उड़ गया। वो फौरन जान गए कि चंद्रशेखर की युवा तुर्क वाली छवि का राज क्या है। तब उन्होंने कहा, आप अपनी बात रोक दीजिए, मैं अपनी रोक देता। पाकिस्तानी आतंकवादियों को पालने पोसने के चक्कर में आपने लोगों पर ध्यान नहीं दिया। अपने मुल्क की बदहाली का रोना रोकर खर्चा पानी का जुगाड़ करने वाले पाकिस्तानी के लिए उस समय भी खुद को संभाल पाना मुश्किल था। ऐसे में इतने बड़े हुजूम को भी साथ लेके जाने की बात सुनकर वो सन्न रह गए। यही वजह है कि शरीफ फौरन बात बदलते हुए वहां से निकल गए। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस सभी 10 सीट पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल राज्य की सभी लोकसभा सीटें बीजेपी के पास है। वहीं ये पूछे जाने पर क्या विधानसभा चुनाव के लिए आपके साथ गठबंधन हो सकता है, तब उन्होंने कहा, हरियाणा में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोकना यानी बीजेपी की हैट्रिक को रोकने के लिए एक साथ आए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस की समन्वय समिति की पहली बैठक आज दिल्ली में हो रही है। ये बैठक एनसीपी चीफ शरद पवार के आवास पर होगी। इस बीच हरियाणा में कांग्रेस पार्टी एकला चलो रे की दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं। दरअसल वरिष्ठ कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस अपने दम पर जीतने में सक्षम है और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 10 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जबकि इससे पहले हुड्डा ने यह भी कहा था कि कांग्रेस अपने दम पर 2024 का राज्य विधानसभा चुनाव जीतने में सक्षम है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल आम आदमी पार्टी समेत हरियाणा में सक्रिय अन्य दलों के साथ गठबंधन के सवाल पर हुड्डा ने संवाददाताओं से कहा कि जहां तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस अपने दम पर जीतने में सक्षम है। कांग्रेस नेता ने कहा, कांग्रेस सभी 10 सीट पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल राज्य के सभी लोकसभा सीटें बीजेपी के पास है। वहीं ये पूछे जाने पर कि क्या विधानसभा चुनाव के लिए आपके साथ गठबंधन हो सकता है, तो हुड्डा ने कहा, हरियाणा में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। आम आदमी पार्टी ने पिछले साल आदमपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ा था, जहां उनकी जमानत जब्त हो गई थी। सीट पर दावा करने का एक आधार होना चाहिए। वहीं इंडिया फ्रंट की बात करें तो शरद पवार के घर इंडिया अलायंस की 14 सदस्यीय समन्वय समिति महामंथन करेगी, जिस पर हुड्डा ने बयान पर कोई चर्चा होगी या नहीं, इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। लंबे समय से नदारद और सुस्त पड़ा मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है, जिसके बाद कई शहर में तेज बारिश से मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बीच मौसम विभाग आईएमडी के आज भी देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जताया है। आज पश्चिम बंगाल
ओडिशा, बिहार, पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश का पूर्व अनुमान जारी किया गया है। यूपी के कई जिलों में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में मानसून फिर से एक्टिव हुआ। ऐसे में ये भी कई जिलों में बिजली चमकने और मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं झारखंड, केरल, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। उत्तराखंड में फिर मानसूनी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बारिश से राहत के आसार नहीं है, इसलिए उत्तराखंड में 2 दिन के लिए बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, टिहरी, पौड़ी, भागेश्वर, चंपोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, हरिद्वार और भागेश्वर में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। देश भर में मौसम अजीब रंग दिखा रहा है। कश्मीर में हीट वेव चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस वीकेंड तक कश्मीर में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज नई दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होगी। इस कमेटी में 14 मेंबर्स हैं और एक सदस्य को छोड़कर सभी मीटिंग में आएंगे। कमेटी के सदस्य और शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, आज हम सब बैठक में जाएंगे। मुंबई बैठक में तय किए गए एजेंडा पर चर्चा की जाएगी। टीएमसी को छोड़कर सभी लोग बैठक में शामिल होने वाले हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी इस समिति के सदस्य हैं। वो इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे क्योंकि ईडी और बीजेपी नहीं चाहती है कि वो शामिल हो। ये बैठक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर होगी। इसमें सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नाम तय करने जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। कमेटी मेंबर्स ने एजेंडा तैयार किया है, जिसे मीटिंग में अंतिम रूप दिया जाएगा। मीटिंग में संयुक्त रैलियों, साझा प्रचार व सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी पर फैसला होना है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव और प्रचार का रोड मैप बनाने के लिए राज्य को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली और सबसे अहम कैटेगरी में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल किए गए हैं। पहली कैटेगरी को 5 राज्य में गठबंधन की ताकत को साझा रणनीति के हिसाब से फोकस रहेगा। इन 5 राज्य में 212 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 180 से अधिक भाजपा के पास है। 2019 के बाद इन राज्य की सियासी स्थिति बदली है। यूपी में सपा 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 47 सीटों पर समिट की गई थी। 2022 में उसकी सीटें 111 हो गई है। बिहार में जेडीयू ने भाजपा से किनारा करके आरजेडी के साथ सरकार बना ली है। झारखंड में भी विपक्षी सरकार है। महाराष्ट्र में सरकार एनडीए की है। फिर भी शरद पवार, उद्धव ठाकरे की जोड़ी कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं कांग्रेस कर्नाटक की जीत को लोकसभा चुनाव में दोहराने का दावा कर रही है। दूसरी श्रेणी में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं, जहां लड़ाई कांग्रेस भाजपा के बीच है। इनके लिए रणनीति राष्ट्र मुद्दों और प्रदेश की समस्याओं को मिलकर बनेगी। तीसरी श्रेणी में ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, जहां उन दलों की सरकार है जो एनडीए या इंडिया किसी के साथ नहीं है। यहाँ की रणनीति अलग होगी। चौथी श्रेणी में जो राज्य है जहां विपक्षी गठबंधन के दलों में मुकाबले की स्थिति बन सकती है, जैसे पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल और गोवा। इन राज्य के लिए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर फोकस रहेगा। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक हुई थी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 28 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए हैं। बैठक में कोऑर्डिनेशन और कैंपेन समेत 5 कमेटी बनाई गई है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।